हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे दहन के लिए आवश्यक शर्तें। तो दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे। पहला क्या था? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा था दहन का पोषक पदार्थ। तीसरा था ज्वलन ताप की प्राप्ति। तीनों पिछले वीडियो में तीनों के बारे में बता दिए थे, लेकिन समझाए थे नहीं, तीनों का डेफिनेशन नहीं बताया था। चलिए, पहला क्या है? पहला क्या था? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। हमारे आसपास पुआल, कागज, पेट्रोल, स्पिरिट, केरोसिन आदि को जलाने पर जल जाते हैं, क्योंकि यह ज्वलनशील पदार्थ है। जो भी ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, जल जाता है। जैसे पुआल क्या होता है? कागज, पेट्रोल, स्पिरिट, केरोसिन आदि, ये सब क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। जबकि मिट्टी, ईंट, बालू को जलाने पर नहीं जलते, क्योंकि यह अज्वलनशील पदार्थ है। क्या है? अज्वलनशील पदार्थ होता है। तो दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ जल जाता है उसे क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, पुआल जल जाता है, कागज जल जाता है, पेट्रोल जल जाता है, स्पिरिट जल जाता है, केरोसिन जल जाता है, इत्यादि आदि, मतलब और भी पदार्थ है। तो ये सब पदार्थ जल जाता, जो पदार्थ जल जाता है उसे क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। और जैसे मिट्टी, ईंट, बालू को जलाने पर नहीं जलते, क्योंकि यह अज्वलनशील पदार्थ है। क्या है? दहन के पोषक पदार्थ। हवा, ऑक्सीजन। मतलब दहन के पोषक पदार्थ हवा और ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होती है? दहन के लिए हवा का होना आवश्यक होता है। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए वायु का होना आवश्यक है। बिना वायु की उपस्थिति में हम कोई पदार्थ नहीं जला सकते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती को एक कांच की गिलास से ढक देने पर वह बुझ जाती है। इससे पता चलता है कि वायु का होना आवश्यक होता है। मतलब क्या होता है? बिना वायु का कोई पदार्थ नहीं जल पाता। जैसे मोमबत्ती, जब एक मोमबत्ती जल रहा है, उसको ना कांच के गिलास से क्या करें? ढक दीजिए। ढकने पर क्या होगा? कुछ देर के बाद मोमबत्ती मुझ जाता है। जैसे हम लोग लालटेन देखते हैं, लालटेन में क्या शीशा लगा होता है, इसलिए ऊपर से क्या, लालटेन के ऊपर क्या होता है? छिद्र बनाया हुआ रहता है, कि उससे हवा जा सके। हवा नहीं जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? वो बत्ती क्या हो जाएगा? लालटेन का बत्ती बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसलिए क्या होता है? वायु का होना आवश्यक होता है। बिना वायु का कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता। क्या है? 3 नंबर, ज्वलन ताप की प्राप्ति। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप करता है। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे देखिए, पुआल का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, लेकिन लकड़ी का गुटखा, तो उसका ज्वलन ताप क्या होता है? उससे थोड़ा अधिक होता है। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना कम होता है, वो अधिक तेजी से जलता है। तो पुआल लकड़ी की तुलना में क्या जाएगा? तेजी से जल जाएगा। क्या है? ज्वाला। क्या है? दूसरा क्या है? ज्वाला, फ्लेम। तो सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते, किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही है। जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनते हैं। गैस पदार्थ क्या होता है? जलने पर क्या करता है? ज्वाला उत्पन्न करता है। लेकिन कुछ ठोस और द्रव पदार्थ भी है जो जलने पर क्या करता है? ज्वाला उत्पन्न करती है, उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनते हैं। जैसे में देखिए, केरोसिन एक द्रव है और मोमबत्ती एक ठोस है, लेकिन दोनों क्या करते हैं? ज्वाला उत्पन्न करती है। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होता है, जब केरोसिन तेल को भी जलाते क्या होता है? ज्वाला उत्पन्न होता है। क्या है? ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर। मतलब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है, किंतु इसमें प्रकाश बहुत कम होता है, इसलिए इसे प्रकाशहीन अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है, किंतु इसमें प्रकाश बहुत कम होता है, इसलिए इसे प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं? जब स्टोव को केरोसिन होता है भरा होता है, जब उसको जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। यह ज्वाला प्रकाशहीन होती है। इसका कारण यह है कि स्टोव की बत्ती सच्छिद्र पर्दे से घिरी होती है। जो पर्दा से घिरी होती है ना, उसमें देखिए, जब शुरू में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या होता है? नीला, क्या होता है? हल्का नीला। चाहे जैसे हम लोग गैस को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर। ऑक्सीजन की दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर तो इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है, क्योंकि इसमें ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, इसलिए इस ज्वाला को प्रकाशमान प्रदीप्त कहा जाता है। जैसे लैंप और लालटेन, इसे क्या हो जाएगा? प्रदीप्त हो जाएगा। अगला क्या है?
मोमबत्ती का ज्वाला। तो मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती कहते हैं। तो मोमबत्ती मोम से बनती है। मोम किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल कर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। मोम कहाँ? बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। मतलब क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। तो मोमबत्ती, तो चलिए पहले मोमबत्ती की फिगर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मोमबत्ती का फिगर देख लेते हैं, उसके बाद इस तीनों के बारे में जानेंगे। क्या है मोमबत्ती की ज्वाला के मुख्य भाग? तो यहाँ पर कोई पता है? प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल में क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पर पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यहाँ पर जो होता है ना ज्वाला, वो बहुत अधिक गर्म होता है। क्या होता है? बहुत अधिक गर्म होता है। और दूसरा क्या है? देखिए, प्रकाशमान मंडल। दूसरा क्या है? प्रकाशमान मंडल। इसमें ना यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। पूरा जो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है? केंद्रीय मंडल। तो केंद्रीय मंडल या जो मंडल है ना, नीला जो होता है ना, केंद्रीय मंडल कैसा होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यहाँ पर बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन का भी क्षेत्र कहते हैं केंद्रीय मंडल को। तो मोमबत्ती का फिगर, चलिए तीनों के बारे में जानते हैं। प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल, केंद्रीय मंडल। चलिए तीनों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो मोमबत्ती ज्वाला की बनावट। तो जो ज्वाला की बनावट है उसको जान लेते हैं। पहला, मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग। पहला क्या है? केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल। तो चलिए तीनों के बारे में जानते हैं। क्या है? सेंट्रल जोन, ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन हो जाएगा। पहला क्या है? केंद्रीय मंडल, सेंट्रल जोन। यह नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता, इसलिए इस भाग को दहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो इस भाग होता है ना, इसको क्या कहते हैं? दहन का क्षेत्र होता है। कि आपका दूसरा जो क्या हो जाएगा? प्रकाशमान मंडल हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। यह पीला होता है। प्रकाश मंडल जो होता है ना, ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। ये कैसा होता है? पीला लगता है। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। तीसरा, प्रकाशहीन मंडल। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। प्रकाशहीन भाग होता है ना, इसमें क्या मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। जो प्रकाशहीन ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट में क्या कहते हैं? एलपीजी। क्या कहते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी शॉर्ट में। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करती है। इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। दाब बढ़ने पर यह तीनों गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाती है। इस द्रव को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं। तो क्या है? एलपीजी गैस को खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। जो एलपीजी गैस होता है, हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाने में उपयोग करते हैं। जो एलपीजी गैस हमारे घर में क्या होता है? लोहे के सिलेंडर में क्या गैस जो भरा होता है, क्या होता है? एलपीजी गैस होता है। तो इसको कहाँ किस बर्तन में भरा होता है? तो लोहे के बर्तन में क्या होता है? इसे भर दिया जाता है। इसका देखिए समीकरण क्या हो जाएगा? 2C4H10 + 3O2 अभिक्रिया करा के 8CO2 प्लस में हो जाएगा 10H2O प्लस में ऊष्मा। क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। हम लोग घर में जो गैस होता है ना, उसका कोई गंध नहीं होते। एलपीजी का कोई
गंध नहीं, याद रखे कि एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है। तो गंध नहीं तो कैसे हम लोग घर पर जब गैस खुले छोड़ दे कैसे महक आता है, तो एलपीजी का महक नहीं होता। क्या क्या इसमें एक केमिकल मिला है जो गंध युक्त था, क्या था जिसमें गंध था, उस केमिकल का नाम क्या होता है, एथिल मैरकैप्टन। क्या है, एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल मैरकैप्टन। इसी पदार्थ को मिलाने पर ना इसमें गंध युक्त हो जाता है, क्या यही महक आता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5SH। इसी को मिला देने पर क्या होता है, हम लोग को जो महक जो आता है गैस अगर खुले छोड़ देने पर, तो किसके कारण होता है, एथिल मैरकैप्टन के कारण होता है। नहीं तो एलपीजी में कोई विशेष गंध नहीं होता है। इसलिए बचाव के लिए क्या मिला दिया जाता है, एथिल मैरकैप्टन मिला दिया जाता है। इससे हमको पता चला गैस खुला है कि बंद है। क्या, तो देखिए ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है, प्रोपेन का सूत्र C3H10 होता है, एथेन का सूत्र C2H, सभी का सूत्र दिया। ब्यूटेन का होता है C4H10, प्रोपेन का C3H8, एथेन का C2H6 होता है। क्या होता है यहाँ पर हम लोग का, क्या होता है यहाँ पर हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हुआ। क्या हो गया, समाप्त, द एंड हो गया। मतलब क्या हो गया, चैप्टर का द एंड हो गया। अब हम लोग क्या करना है, देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले हम तो क्वेश्चन आंसर बाद में बनाए, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको ना पूरा को क्या है, पूरा को लिख लीजिएगा और पूरा को पढ़ लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाइए। क्वेश्चन आंसर बना के तब हम क्वेश्चन आंसर का वीडियो डालेंगे, तब आप देख के जो नहीं क्वेश्चन बनेगा उसको बनाइएगा। इससे आपको क्या होगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। अपने से क्वेश्चन बनाए ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और कुछ जो पढ़े हैं ना वो भी याद आ जाएगा। लेकिन जैसे आप खाली मेरा बनाए क्वेश्चन आंसर बनाए तब आपको अच्छा पढ़ाई नहीं लगेगा, मतलब आपको अच्छा से समझ भी नहीं आ पाए। तो इसलिए कोशिश कीजिए पहले क्या करें, अपने से बना ले। और वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे।